हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हुए, और ये क्लास आपकी स्पेशली तौर पर बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3 के लिए चलाई जा रही है। और वैसे स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें 1857 की नीतियाँ दी गई हैं, उन स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये क्लास, ठीक है। और एडिटर प्लस बी का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पहले कंटेंट दिया जाएगा और फिर उससे बनने वाले क्वेश्चन, जो कंटेंट में आपका क्लियर नहीं हो पाएगा वो आपके प्रैक्टिस सेट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास हमारी ये वाली क्लास हमारी एक हो चुकी थी बेटा, जिसमें हमने ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। तो ट्रिक के साथ साथ आपको क्लास दी गई थी। तो कंटेंट अच्छा है बेटा, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और कल भी हमारे पास कुछ मैसेज आए कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो बेटा पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारा इस नोट पॉइंट तक हो गया था, ठीक है, अवध के विलय के बाद। तो आज हम शुरू करते हैं इनाम कमीशन से, ठीक है बेटा। इनाम कमीशन क्या है ये देखते हैं, उसके बाद हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानेंगे। इनाम कमीशन बेटा 1854 ईस्वी में आया था। क्या था बेटा? इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इनाम कमीशन किसने, तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। दूसरा है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने इस कमीशन के माध्यम से जागीरदारों की संपत्ति क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी। तो ये पूछता है कि किस कमीशन के माध्यम से जागीरदारों की संपत्ति जब्त की गई थी, तो इनाम कमीशन के द्वारा। कब हुआ था? 1854 में। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या है देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग बेटा, इन्होंने कहा कि सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ सकता है। तो यहाँ से एक सीधा पॉइंट बन जाता है कि किसने कहा था ऐसा कि ज़रूरत पड़ने पर समुद्र के पास जाना पड़ सकता है, तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। दूसरा, इन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी मुगल वंश का क्या होगा, बादशाह नहीं बनेगा, ठीक है। सीधे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं बेटा। अब मैंने आपको एक कारण बता दिया है, कौन सा? देखो मैंने ये देखो, कारण में आपको राजनीतिक कारण आपका एक कंप्लीट हो गया है। दूसरा आपका स्टार्ट होता है, कौन सा है बेटा? आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण हम पढ़ते हैं जल्दी बेटा। इसकी आपको पीडीएफ वो प्रैक्टिस साइड में मिल जाएगी। जैसे ही ये ख़त्म होता है कंटेंट, उसके बाद तुरंत आपको प्रैक्टिस सेट मिलने शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी क्लास भी जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। बी वाला है आर्थिक कारण। अब 1857 की नीति का आर्थिक कारण क्या था, उसके आर्थिक कारण के अंतर्गत हमें पढ़ना है भू राजस्व नीतियाँ क्या थी। देखो, ब्रिटिश काल से 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियाँ क्या थी, विकसित थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था बेटा, ठीक है। तो एक एक करके इसमें से पढ़ते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या थी, रैयतवाड़ी क्या थी, या महलवाड़ी क्या थी। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, स्थायी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1790 ईस्वी में हुई थी। स्थायी तौर पर इसे कब अपनाया गया था? तो 1793 ईस्वी में स्थायी हो गया था ये। शुरुआत इसकी 1790 में हुई थी। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है, जो आपको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या पढ़ते हैं कि इसमें ज़मींदार को भूमि का मालिक माना गया था। ये कितने % भाग पर लागू थी? सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा तीनों में, ये कितने % भाग पर लागू था। तो जो स्थायी बंदोबस्त था बेटा, वो आपका कितने पे था? 19% भाग पर लागू था। ये कहाँ फैला था? तो यहाँ पे जो राज्य दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके बेटा, इसे रट्टा मार लेंगे आप लोग। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में क्या थी, लागू थी। तो ये पूछ लेता है कि स्थायी बंदोबस्त किन किन राज्यों में लागू थी, तो ये मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, रैयतवाड़ी बेटा। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1818 ईस्वी में। इसकी क्या हुई थी बेटा? शुरुआत हुई थी। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें कि इसमें किसान को भूमि का मालिक माना जाता है, उसमें ज़मींदार को माना जाता था। तो तीनों पॉइंट अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कितने % लागू थी बेटा? ये जो थी 51% पे थी, और वो वाली कितने पे थी? 19% पे। याद रखना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन राज्यों में थी। तो बेटा ये मद्रास में थी, आपकी मुंबई में थी, और असम में लागू थी, ठीक है। तीसरी ये जो आपकी व्यवस्था थी वो थी आपकी महलवाड़ी
व्यवस्था। ठीक है बेटा, इसमें क्या पूछता है, इसकी शुरुआत पूछ लेता है, 1833 में हुई थी। इसमें किसको मालिक माना गया था, तो इसमें बेटा महल, ग्राम, मौजा आदि को क्या है, मालिक माना गया था। तो यहाँ से तो कम ही पूछता है क्वेश्चन, ये वाला पूछता है या ये वाला पूछता है। ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा वाला आपसे पूछता है कि ये कितने परसेंट पर थी, ये 30% पर भाग पर लागू थी। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो इसमें मध्य प्रांत, पंजाब पर लागू थी। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये किस किस पर कौन 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 से राज्यों में लागू थी, तो वो पूछ लेता है बेटा, और परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट तो बहुत कम पूछता है। तो निष्कर्ष में हमें आपको क्या बताना है कि इसका निष्कर्ष था कि तीनों व्यवस्था में किसानों को क्या हुआ था, शोषण हुआ था। ये इसका जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा असमान कर नीति। ये क्या होता है, देखो ब्रिटिश सरकार में भारतीय उद्योगों को बर्बाद करने के लिए असमान कर नीति लगाई गई थी। ठीक है, अर्थात जब भारतीय वस्तु भारत से ब्रिटेन जाता था तो सीमा पर क्या कर दिया जाता था, शुल्क जो है अत्यधिक कर दिया जाता था। क्यों बेटा, इससे क्या हो जाता था, ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से भारतीय उद्योग क्या होता था बेटा, ब्रिटेन में अपना पैर ना पसार सकें। दूसरा पॉइंट है आपका कि वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से जब उत्पादित सामान जब भारत आ जाता था तो उस पर निम्न शुल्क यानी कि संरक्षण शुल्क लगाया जाता था। इससे क्या होता था, इससे बेटा भारतीय उद्योग नष्ट हो जाए और क्या होता है, फिर जो वहाँ के लोग थे वो सस्ती ही चीज़ खरीदेंगे, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से उन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया देश को। दूसरा पॉइंट कि अंग्रेज़ों ने नकदी फसल को क्या किया, ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। वहीं पर अनाज, गेहूं, चावल आदि को क्या किया, हतोत्साहित किया। ये पूछ लेता है आपका। इससे खाद्यान्न संकट क्या हुआ, उभर कर आ गया। उसके बाद रेलवे ने ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक, ये क्षेत्र होगा बेटा यहाँ पे, क्षेत्रों तक कर दिया था। इससे ग्रामीण उद्योग क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था आपका। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं आपका कि सामाजिक और धार्मिक कारण। ये तीसरा पॉइंट था आपका कि 1857 नीति का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। सबसे पहला जो कारण था बेटा, योग्यता का क्या था, मानक धर्म था। इन्होंने योग्यता का क्या बना दिया था, एक मानक बना दिया था धर्म के आधार पर। ठीक है, और क्या था बेटा, गोरे और काला के बीच क्या कर दिया था, भेदभाव होता था। क्या होता था, भेदभाव होता था। क्या क्या, जैसे कि समझते हैं, सफ़ेद लोगों पर ब्रिटिश, काले लोगों पर, जो सफ़ेद लोग थे जैसे हम ब्रिटिश बोलते हैं, काले लोग जो भारतीय होते हैं, को क्या था, सभ्य करने का ईश्वर ने जिम्मेदारी दी थी। जबकि ये वाला कहता है कि 1813 ईस्वी में ईसाइयों को भारत से प्रचार और प्रसार की छूट मिल गई थी और इन लोगों ने भारतीय लोगों को ईसाई बनाना क्या कर दिया था बेटा, शुरू कर दिया था। तो एक कारण ये भी हम मान सकते हैं धार्मिक कारण के अंतर्गत, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम बेटा इतना ही रखते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी बेटा। ठीक है, फिलहाल आज के हम यहीं रोकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर की क्लास नहीं देखी है तो वो लोग भी जाकर अपनी प्रीवियस ईयर की क्लास देख लीजिए, और प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है तो वहीं पर मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है बेटा, और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक एवरेज की और एक एंशिएंट हिस्ट्री की आपको क्या है, पिन कर दी गई है। ई बुक है जो आपके एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की आपको क्लास चाहिए तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास अभी बेटा यूपी पुलिस की चली थी, उसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है, काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है, तो वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।